नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। संभव इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित 11 जनवरी 2017 को लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा में रीजनिंग के पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें जिसके बारे में पूछा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन्स आयत, इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब आयत की लंबाई यदि L हो और ब्रेथ क्या हो B, तो एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई B। यहाँ पर हमको ये देखना है फॉर्मूले में कि बढ़ाया क्या गया है, लंबाई को, L को बढ़ाया गया है और L की पावर जो है, घात है वो 1, इसलिए एरिया भी क्या है, उतना ही बढ़ेगा। मतलब यदि 5% यदि लंबाई को बढ़ाया गया है तो क्षेत्रफल भी 5% बढ़ जाएगा। यदि यही क्वेश्चन किसके लिए होता, स्क्वायर के लिए होता, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर यदि उसकी साइड को 5% बढ़ा देते तो क्षेत्रफल भी 5 गुणे 5, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, इसलिए 25% बढ़ जाता। तो हमको जिस चीज के बारे में पूछा गया है उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो सिंपल ज्योमेट्री के फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या जिसे 440 से घटाया जाना चाहिए ताकि शेष 37 से पूरी तरह से विभाजित हो। द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 410 सो दैट द रिमाइंडर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 37। इसका कंसेप्ट क्या है कि जब हम किसी संख्या को में दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो यदि उसका रिमाइंडर या शेषफल 0 हो तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यहाँ हम चेक करेंगे कि 444 को डिवाइड करके देखते हैं 37 से। 37 मंजा 37 आया, तो ये बचा अपना, ये आया 410 है, ऊपर इंग्लिश वाला, यहाँ पर क्या है 410। तो 410 से तो ये आया, 11 में से 7 गए 4 और 4 में से 4 आए, तो ये आया है अपना 0। अब 0 को कैरी किया, 40 आया, एक बार और जाएगा 37। अब कोई संख्या नहीं बची, तो यही क्या हो गया, इसका रिमाइंडर या शेषफल। इसका मतलब क्या है कि यदि हम 410 में से 3 को कम कर देते तो ये पूरा का पूरा 37 से विभाजित हो जाता। तो यहाँ पर 3 क्या है आपका एक्स्ट्रा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा कि यदि हम 410 में से 3 को माइनस कर दें तो 407 बचेगा, और 407 में 37 से भाग करेंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 460 ब्रैकेट में 465/15 मल्टीप्लाइड बाई 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, 180 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 36/12। ये जो इक्वेशन दी है इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है बॉड मास। सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। तो इसको लिख लेते हैं, स्लैश को हटा के अपॉन के रूप में लिख लेते हैं। 465/15 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया, माइनस ब्रैकेट में क्या है 180 डिवाइडेड बाई 3 और उसमें मल्टीप्लिकेशन है 5 का,
फिर सबका सब डिवाइड है आपका ये वाला जो स्लैश बना है, इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट के अंदर कंप्लीटली दिया है उसमें 10 का भाग है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर 10 का भाग देंगे। -36/12, ठीक है। 15 से काटा है, कैंसिल किया, 15 थी 45, 1 बचा, 31 आ गया। यहाँ 3 से काटा तो ये गया आपका 3 18, 60 बार। 60 को 5 से गुणा करेंगे, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं। 31 को 2 से मल्टीप्लाइड किया, 62 आया, माइनस 60 को 5 से गुणा किया, 300 आया, और 300 को 10 से डिवाइड किया, माइनस 12 से 36 को काटा तो 12 थी 36, तो ये आ गया 3। क्या क्या बन गया अपना 62 माइनस, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ये 30 हुआ, और ये हो गया -3। पहले माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे तो 3 और 30 हो गया 33। माइनस के 33 और प्लस के 62, तो इनको माइनस किया तो ये आ गया अपना 29, 29 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर। इसका कंसेप्ट क्या है कि हम सीरीज बगैर देख के नहीं बनाना, उसमें तो दिक्कत पड़ती है, इसलिए एक बार पूरी सीरीज लिख लीजिए और जो हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें इनको रख के देख लेंगे। तो सीरीज क्या है, ए बी, बी, फिर डैश है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर डैश है, फिर बी है। पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, यहाँ पर ए रख देते हैं, यहाँ पर ये रखना है, यहाँ पर भी ये रखना है, यहाँ पर भी ये रखा है, और यहाँ पर भी ये रखा है। अब देखते हैं कोई सीरीज बनती है, ए बी का उल्टा हो गया, ए बी का उल्टा हो गया, नहीं सीधा ही ए बी, और फिर क्या आ गया, 4 बार ए आ गया है सीधा, फिर बी ए आ गया है, और बी ए आ गया है, और फिर बी ए है। तो ये 4 बार कोई इसका क्रम नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शंस क्या है अपना गलत हो गया। दूसरे वाला ऑप्शन प्लेस करके देखते हैं, ए बी डैश बी डैश ए डैश बी और डैश बी ए। यहाँ पर सभी खाली स्थान पर हम ब्लैंक स्पेस पर बी प्लेस करके रखते हैं, बी बी, और यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर भी बी, ठीक है। क्या हुआ, ए बी आया, इसके बाद क्या आया है, 3 बार बी आ गया है। यहाँ पर एक ही ए था और 4 बार बी हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे चले तो ए एक और बढ़ के 2 ए हो गया, और बी एक कम हो गया, तो नहीं बी भी उतना ही है, 1 2 3 4, तो 4 बार बी है। तो इसमें ए एक बार बढ़ रहा है और बी 4 बार रिपीट ही गया है, तो ये अपनी सीरीज हो सकती है। तो ए अगली बार क्या रहेगा, 3 बार ए रहेगा और फिर 4 बार बी रहेगा। एक बार ए बढ़ रहा है और बी को 4 बार रिपीट किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। यदि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता तो ऑप्शन सी को प्लेस बना करके हम सीरीज को देखते हैं कि सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ड sophisticated the maximum distance between any two vowels is। sophisticated शब्द में कोई भी 2 स्वरों के बीच में अधिकतम दूरी क्या है। तो पहले कॉमन सेंस हमको इंग्लिश में हमें वॉवेल या स्वर पता होना चाहिए। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो यहाँ sophisticated इंग्लिश के वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। इनको चेक करते हैं। sophisticated SOPHISTICATED। अधिकतम दूरी कब मिलेगी, पहले और आखिरी स्वर के बीच में। तो पहला स्वर यहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर आया है, ई आया है, तीसरा यहाँ पर आया है, चौथा ये आया है, और 5वां यहाँ पर आया है। इन दोनों स्वरों के बीच में दूरी क्या है, 1
ओ और आई के बीच में 1 2 3, यहाँ पर कितनी है 3, 1 2 3, और यहाँ पर दूरी है 2 अल्फ़ाबेट की, और यहाँ पर भी दूरी 2 अल्फ़ाबेट की। लेकिन पहले और आखिरी अल्फ़ाबेट के बीच की दूरी चेक करते हैं। तो क्या हुआ अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हुआ 10। अधिकतम दूरी पूछी हुई है, कोई भी स्वर ले सकते हैं, तो कोई भी स्वरों के बीच में आखिरी दूरी पहले और आखिरी स्वर के बीच की दूरी है 10 अल्फ़ाबेट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5268 is coded. 5268 is coded as DMPN. यहाँ नीचे लिख लेंगे DMPN. And 13479 is coded at AQFJL. Then how is 396824 coded? यदि 5268 को DMPN से कोडेड किया जाता है और 13479 को AQFJL से कोडेड किया जाता है, तो 396824 को कैसे कोडेड करेंगे? पहला वाला कोड लिख दिया, साइड में हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कोड जो हमको दिया हुआ है 13479, इसकी कोडिंग क्या बनती है, AQFJ और L। अब हमको क्या करना है, निकालनी किसकी है, कोडिंग निकालनी है 396824। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोड 3 का कोड क्या दिया हुआ है, क्यू दूसरे वाले में, तो यहाँ पर 3 के नीचे क्यू लिख लिया। इसके बाद है हमारा 9 का कोड है एल, दोनों में देखेंगे 6 का कोड है पी। इसके बाद 8 का कोड है एन, 2 का कोड है एम, और 4 इसमें दिया हुआ है, 4 का कोड है एफ। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हुआ QLPNMF, QLPNF। ऑप्शन मिलते जुलते हैं, जरा ध्यान से देखिए, तो अपना ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। The series given below contains a sequence of alphabet and numbers. Identified the incorrect combination. नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो इसमें से हमको एक गलत पहचानना है, तो जितना हम याद कर सकते हैं याद कर लेते हैं, उनको चेक करते। 858 PLO पहले में भी है, 858 PLO दूसरे में भी है, 858 PLO तीसरे में भी है, 858 PLO चारों में सेम है। अब इसमें क्या दिया है, 07 या O7O OP7, यहाँ O7 OP07 है, तो ये मैच नहीं, यहाँ इसमें या इसमें से कौन सा है, O7 OP7, और यहाँ O7 OP7, तो ये तो करेक्ट है, O7 OP7 वाला। ये जरा हटके है, इसका 7 पहले आ गया है और यहाँ 0 आया हुआ है, तो सेकंड वाला ऑप्शन अपना गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a row of 15 boys, when Ramesh was shifted by 2 places toward the right, he became 9th from the right end. What was his earlier position from the left hand of the row? 15 लड़के हैं, छोटा क्वेश्चन है, तो हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि 15 लड़कों को एक साथ खड़ा कर दिया, तो एक लाइन 15 लड़कों को बता रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरफ हो गया राइट और इस तरफ हो गया लेफ्ट। तो रमेश जो है दाईं तरफ से स्थापित करने पर उसकी पोजीशन है 9वीं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां 9वें पर रमेश है। 2 स्थान वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो पहले क्या था, वो 11th पर होगा, 1 और 2, ठीक है, तो 11th पोजीशन पर था।
अब पूछा गया है पंक्ति के बाएं सिरे से, व्हाट इज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। तो लेफ्ट हैंड के रो से लेफ्ट से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवी हो जाएगी। तो पांचवी हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 5th। अब हमको ये पता चल गया है कि राइट से इसकी 11th थी और यहाँ से पांचवी है, तो कुल मिला के ये कितने हो गए 6th। तो जब पोजीशन होती है तो उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि हमारे नंबर स्टूडेंट या बच्चे जो थे वो थे 15 और यहाँ से काउंट करने में ये 11 हो जाते हैं और यहाँ से काउंट करने में वही लड़का 5वां हो जाता है। तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 11 और 5 और माइनस प्लस हो गया 1। तो ये 16 पोजीशन बता रही हैं, इसलिए लड़कों की संख्या एक्चुअल में 15 है। तो हम जब इस तरह के सवाल लगाते हैं तो हमको क्या करना है, पोजीशन में से 1 को माइनस करेंगे, टोटल करेंगे पोजीशन का, उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे उस पंक्ति में जितने स्टूडेंट खड़े हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। एक विषम ज्ञात कीजिए। कोलकाता, पटना, हैदराबाद और नागपुर। अब इनको पढ़ने से हमें लगता है ये बड़े बड़े शहर हैं और ये जो है कोलकाता जो है हमारी पश्चिम बंगाल की या वेस्ट बंगाल की क्या है राजधानी है। इसी तरह पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जबकि नागपुर किसी की भी राजधानी नहीं है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो इस तरह से नागपुर इनमें से क्या है अलग हो गया और वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 वर्कर्स फिनिश 2/3 a job in 4 days, then how many workers have to be hired to finish the remaining job in 1 day? यहाँ पर दिया है कि 7 श्रमिक हैं जो किसी काम के 2/3 हिस्से को, 7 श्रमिक 4 दिनों में कार्य को 2/3 पूरा करते हैं। एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, रखना होगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो इसमें यह है कि किसी भी काम को हम एक मान लेते हैं, मतलब पूरे काम को हम मानते हैं कि वो एक काम है। तो जो हमारे 7 श्रमिक थे, 7 वर्कर्स थे और वो कितना काम करते थे 2/3 और कितने दिन तक काम करते थे 4 डेज तक, 4 दिनों तक। काम कितना कंप्लीट हो गया, 1 का 2/3 कितना हुआ 2/3। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि एक आदमी, 7 की जगह हम क्या करेंगे, एक आदमी का काम निकालेंगे और 1 दिन का निकालेंगे। तो 7 वर्कर, तो एक वर्कर है उसका काम क्या हो जाएगा, उसका 7वां हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब चूंकि इसलिए से लगाएंगे तो ये 7 से काम क्या हो जाएगा, उसका 7 से डिवीजन हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और 4 दिन में ये पूरा कर रहे थे तो 1 दिन में एक वर्कर का काम और कम हो जाएगा, इसलिए उसको 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ काट दिया, 2 दूनी 4, 7 21 दूनी 42। इस तरह से एक दिन में एक वर्कर उस काम का कितना पूरा कर लेता है 1/42। एक दिन में एक वर्कर उस काम का 1/42 हिस्सा कंप्लीट कर लेता है या 1/42 पार्ट कंप्लीट कर लेता है। अब ये तो निकल आया एक दिन का काम। अब हमारा जितना काम बचा हुआ था उसको हमको एक व्यक्ति से पूरा कराना है, कंप्लीट कराना है, वो भी एक ही दिन में कराना है। नहीं, वो भी श्रमिक पता करनी है। ठीक है, तो बचा हुआ काम निकाल लेते हैं। बचा हुआ काम जो रहेगा, पूरे काम में से पूरा काम था 1 और उसमें से कंप्लीट हुआ काम है 2/3, तो बचा हुआ काम आ जाएगा 1/3। तो 1/3 को कंप्लीट करने के लिए वर्कर की संख्या निकालनी है, श्रमिकों की संख्या निकालनी है।
तो बचे हुए काम को हम एक वर्कर जितना एक दिन में काम कर लेता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बचा हुआ काम था 1/3 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1/42। ये डार्क लाइन या मोटी लाइन है तो ये ऊपर चला जाएगा, 42 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आया, 3 से 42 को काट दिया तो ये 14। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ काम 1/3 था वो 14 वर्कर मिलके एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे और यही 14 वर्कर उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज गिवन बिलो कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। गलत कहता है यहाँ पर सीरीज में संख्याओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7। जनरली हम किसी को समझने के लिए 4 यदि हमको पद दिए हों तो हम समझ सकते हैं। यहाँ पर संख्याएं क्या है, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 सीरीज हो सकती हैं। तो एक दूसरी सीरीज हमारी बनती है, पहली 78, उसके बाद ये बढ़ रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, 80 हो गया, और यहाँ पर भी प्लस हुआ तो 82 आ गया। तो एक सीरीज हमारी तैयार हो गई है जिसमें 2 बढ़ रहे हैं, 78, 80 और 82। दूसरी सीरीज में दिया हुआ है 89 और फिर 86, मतलब 3 कम हो रहे हैं, और 86 के बाद है 85, तो यहाँ पर 2 कम हो रहे हैं और यहाँ पर 3 कम हुए थे, तो या तो 1 कम होना चाहिए या 2 होना चाहिए, जो भी है उसको चेक करते हैं। और इसके बाद क्या आ गया, 85 के बाद 83, तो यहाँ पर भी 2 माइनस हुए हैं। यहाँ पर आपके 2 86 से तो 1 1 ही आया है और फिर यहाँ से 2 माइनस हो गए। तो हम यदि सभी जगह 2 माइनस करेंगे तो 89 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 87, और यहाँ -2 के बाद 85 आ जाएगा, और इसमें से ही 2 कम करेंगे तो 83 आ जाएगा। इस तरह से इसमें 87 गलत है और उसके स्थान पर 87 होना चाहिए था। रख लेते हैं 89, 87, 85 और 83। तो एक प्रकार से एक व्यवस्थित सीरीज बन गई है जिसमें 2 पदों का अंतर 2 है। तो गलत क्या हुआ अपना, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बॉडमास कहा गया है कि 233 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 500 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस ब्रैकेट में है 704 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12। ठीक है, यहाँ पर हमें ब्रैकेट को अलग सॉल्व करना है, बॉडमास रूल को फॉलो करना है। बॉडमास में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले होते हैं और एडिशन सब्सट्रैक्शन बाद में। कहने का मतलब है कि 500 में 49 को जोड़ने की गलती नहीं करना है। ये जो 49 का इसमें 8 से गुणा है, इसी तरह ये अपना 233 में 2 का गुणा है, उसमें से हमारा ये 500 को घटाया गया है। तो पहले हम करते हैं, 233 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66, तो ये हो गया 466। ठीक है, माइनस 500 प्लस 49 को 8 से गुणा कर देते हो, 8 9 72, 8 चौक 32, 32 और 7 39, तो 392 हो गया है। माइनस ब्रैकेट अभी भी है, 4 से 704 को काटते हैं, 4 एकम 4, 3 बचे 30, 4 सते 28, 2 बचे और 4 6 24, तो ये आ गया 176 प्लस 12, 176 प्लस 12। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 466 आ गया, माइनस 500 प्लस 392। ब्रैकेट के आगे माइनस है, माइनस रहने देते हैं, 176 का प्लस 12 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा अपना 188, और ये हो जाएगा माइनस का। प्लस प्लस के एक साथ जोड़ लेंगे, 466 को 392 से ऐड किया, ये आ गया अपना
858 और 500 में 180 को जोड़ा तो ये आ जाएगा 680 का। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, माइनस के, 500 और 180 तो ये रहेगा माइनस। अब 858 में से 680 को माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 में से 0 गए 8, 15 में से 8 गए 7 और 8 में से 7 जाएंगे तो ये 178। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर कितना है 858 और ये अपना है यहाँ पर 500 और ये जो आया है अपना वो है 176 और 12 188 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 688 और 858 में से 688 को माइनस करेंगे तो 170 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Thunia means fire, Arka means moon, Vari means sun, Chandra means water, Dhara means snow and Hima means air and Anil means earth। यदि तुहिनी का मतलब आग, अर्का का मतलब चंद्रमा, वारी का मतलब है सूर्य, चंद्र का मतलब है जल, धारा का मतलब है बर्फ और हिमा का मतलब है हवा और अनिल का मतलब है पृथ्वी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो पूछा गया है वही पढ़ लेना चाहिए। व्हाट इज इसेंशियल फॉर फायर टू बर्न थिंग्स अप। ठीक है, तो चीजों को जलाने के लिए आग को किसकी आवश्यकता होती है। अब इसमें हमें अपने कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान का यूज करना है कि आग को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन या हवा की जरूरत होती है। बगैर ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है। तो ऑक्सीजन क्या है, हवा का ही रूप है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग में हवा। अब हम क्वेश्चन पर वापस जाएंगे और पता करेंगे कि हवा किसको कहा गया है। तो यहाँ लिखा है हिमा का मतलब है हवा। तो यहाँ हिमा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारा ओरिजिनल आंसर था हवा और हवा को यहाँ कोट करके क्या बताया गया है, हिमा, इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि को प्रतिवर्ष एक निश्चित दर के सरल ब्याज पर निवेशित किया गया। ठीक है, कुल रकम 5 और 8 वर्षों के बाद क्रमशः 1420 रुपए और 1660 रुपए है। प्रारंभिक निवेश के बाद रकम क्या। A certain sum invested at a certain rate of simple interest per annum. The total amount after 5 and 8 years is rupees 1420 and rupees 1660 respectively. What was the amount of initial investment? ये अपना सरल ब्याज का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ब्याज गुणे दर गुणे समय बटे 100 या इंटरेस्ट गुणे इंटरेस्ट की रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर हमको ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ब्याज की दर भी नहीं मालूम है। ये टिपिकल क्वेश्चन है। ना तो यहाँ पे आर के बारे में मालूम है और ना ही हमें कि हमारा प्रिंसिपल कितना था, हमारा मूलधन कितना था। तो मूलधन को बोलते हैं पी से। ठीक है, और जब मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है, कुल धन आ जाता है, मिश्रित धन आ जाता है। ठीक है, तो कुल धन जो हमारा होता है वो उसको बोलते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन प्लस आई आर टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे। एक बार हमारा अमाउंट हो गया 1420 रुपए। तो पहला बनाया इक्वेशन 1420 बराबर मूलधन हमको पता नहीं है तो वो पी हो गया प्लस इंटरेस्ट प्लस आई आर टी पी आर टी। यहाँ पे क्या होता है पी आर टी। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा पी, रेट हो जाएगा हमको मालूम नहीं है तो आर ही लिखना पड़ेगा और टाइम
टाइम यहाँ पर 3 वर्ष हो गया, डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन बन गया, पहला समीकरण बन गया। अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं कि 8 वर्ष बाद रुपए कितने हो जाते थे, 1660। तो 8 वर्ष का कुल धन निकालेंगे तो 1660 बराबर मूलधन प्लस ब्याज निकालते हैं, ब्याज आ जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई टाइम, अब की बार क्या हो जाएगा 8 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया। यदि हम दूसरे इक्वेशन में से पहले को माइनस कर दें तो ये P और P कैंसिल हो जाएगा और 1660 में से 1420 जाएंगे, 1660 में से 1420 जाएंगे तो ये आ जाएंगे 240। 240 P से P कैंसिल हो गया, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा P R, ये 5 वर्ष का ब्याज था तो यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा P R, और 8 में से 5 जाएंगे तो ये आ जाएगा P R 3, 8 माइनस 5 3, डिवाइडेड बाई 100। राइट, इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि हम P R अपॉन 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। P R अपॉन 100 कितना हो जाएगा हमारा, या हम P R अपॉन 100 की वैल्यू रख देते हैं, या तो पहले इक्वेशन में रखें कि P R अपॉन 5, तो यहाँ 3 दिया हुआ है तो P R अपॉन 100 निकाल लेते हैं। P R अपॉन 100 इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 3, 3 से कट गया तो ये आ गया अपना 8, 8 × 3 = 24, 80। तो P R बाई 100 हो गया अपना P R बाई 100 इज इक्वल टू आ गया 80। इस चीज का उपयोग हम किसी इक्वेशन में या तो पहले या दूसरे में कर सकते हैं। पहले में रख लेते हैं तो 1420 बराबर P प्लस P R अपॉन 100 की जगह क्या रखेंगे 80, P R अपॉन 100 इज इक्वल टू था 80 और मल्टीप्लाइड बाई 5। तो जो हमको मूलधन प्रारंभिक निवेश निकालना था तो P इज इक्वल टू 1420 और 80 को 5 से गुणा किया तो ये आ गया 400। 1420 में से 400 को माइनस किया तो ये आ गया आपका 1020। इस तरह से हमारा प्रारंभिक निवेश या इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जो कि 1020 रुपये था। इस पर 3 साल के ब्याज के बाद ये बढ़ के 400, 5 साल के बाद ये 1420 और 8 साल के बाद 1660 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ मैरिज ए मैन वाज 6 years older than his wife, but 12 years after the marriage 6/5 times the age of his wife. What were their ages in the year at the time of marriage? शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, तो हम जो छोटा होता है उसी की आयु को x मान लेते हैं। माना कि पत्नी की आयु क्या है x वर्ष, लेट द वाइफ एज जो है वो है हमारी x वर्ष, x ईयर्स, और शादी के समय पत्नी से पति कितना बड़ा है 6 वर्ष ज्यादा है, इसलिए हस्बैंड की एज क्या हो जाएगी शादी के समय, हस्बैंड एज एट द टाइम ऑफ मैरिज शादी के समय हो जाएगी x + 6 years। दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, लेकिन शादी के 12 साल बाद, तो शादी के 12 साल बाद, शादी के 12 साल बाद आफ्टर 12 years फ्रॉम मैरिज, तो पत्नी की उम्र क्या हो जाएगी, पत्नी की उम्र हो जाएगी x + 12 years, 12 साल और बढ़ जाएगी। इसी तरह पति की उम्र क्या हो जाएगी, x + 6 तो पहले थी, इसमें भी क्या है 12 साल और जुड़ जाएगी। तो ये हो गई पति की और ये हो जाएगी अपनी पत्नी की।
ठीक है। पत्नी की आ गई है 12 साल बाद x+12 और पति की हो गई है x+18 ईयर्स। लेकिन बताया गया है कि 12 साल बाद पति अपनी पत्नी की आयु का 6/5 गुना था। मतलब पत्नी की उम्र से पति की उम्र क्या थी? 6/5 टाइम्स। तो हम पत्नी की उम्र में 6/5 का गुणा कर दें तो वो पति की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। गुणा किया तो ये 5 का गुणा इस तरफ हो जाएगा और 6 का ब्रैकेट में कर देते हैं। 6x + 12×6 = 72 इज इक्वल टू 5x। 5 का x में गुणा किया 5x + 5 का 18 में किया तो ये आ गया 90। 5x को इस तरफ लाए तो ये आ गया x इज इक्वल टू आपका 90 - 72। 90 - 72, 90 में से 72 को घटाया तो ये आ गया 18। इसका मतलब पत्नी की एज शादी के समय क्या थी? 18 वर्ष और 6 वर्ष पति ज़्यादा था तो पति की उम्र हो जाएगी x+6। इसका मतलब 18 + 6 = 24 वर्ष। पत्नी की आयु 18 वर्ष और पति की आयु 24 वर्ष शादी के समय होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज U to Y in a row. U is to the right of V and Y is to the left of W and right of U. V is to the right of X. Which house is in the middle? एक पंक्ति में U से Y 5 अलग अलग घर है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन घर हो सकते हैं? U, V, W, X और Y। ये 5 हो गए। U से Y 5 अलग अलग घर है। U V की दाईं तरफ है, ठीक है। दाईं मतलब राइट हैंड की तरफ। तो इस तरफ हो गया अपना राइट हैंड और इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड हो गया। जैसा हम बैठते हैं वैसा ही हो गया। पहला स्टेटमेंट बताता है कि U जो है V की दाईं तरफ है। तो यहाँ पर अपन ने U को लिखा और V के दाईं तरफ हो गया। V के दाईं तरफ क्या हो गया? U। ये बन गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा क्या कहता है? और Y W की बाईं तरफ। Y जो है W की बाईं तरफ और U की दाईं तरफ है। U की दाईं तरफ है। तो U यहाँ पर लिखेंगे तो Y क्या आ जाएगा? U के राइट हैंड में आ गया है और W के लेफ्ट हैंड में आ गया। ठीक है। अब इसको बोलेंगे स्टेटमेंट, मतलब इसको टुकड़े टुकड़े में सॉल्व करना है और अलग अलग अपने को उनको उनकी कंडीशन के हिसाब से व्यवस्थित करना है। अब V X की दाईं तरफ है। V जो है वो यहाँ X लिख दिया और V जो है आपकी X की दाईं तरफ है। तो इस तरह से पोजीशन बन गई। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे? मिला के एक नया अर्थ निकालेंगे। तो पहले और दूसरे को हम देखें तो U यहाँ पे ये दोनों इनकी पोजीशन दी हुई है। तो इसलिए पहले और दूसरे को मिला के देखने पे लगेगा कि पहले V आएगा, फिर U आएगा, फिर Y आएगा और फिर W। अब ये जो नया चौथा बना है इसमें तीसरे को मिला देते हैं। तो V के लेफ्ट हैंड में क्या है? X। तो यहाँ से 5 जो मकान बने थे उनके एक्चुअल नंबर हैं, उनका क्रम है X, V, U, Y और W। इसमें पूछा क्या गया है? कौन सा घर बीच में है? तो बीच में मतलब 5 में से तीसरा इधर से और 5 में तीसरा। तो U जो है 5 घरों में सेंटर में है, मिडिल में है। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the time taken by a train of length 200 meter traveling at a speed of 60 meter per second to cross a person traveling
at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर in the same direction। तो ये रेलगाड़ी वाला सवाल है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है, 200 मीटर है। और जो है, जो इसकी स्पीड है, वो स्पीड जो है यहाँ पर हिंदी में छुटी हुई है, इंग्लिश में लिखा हुआ है 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है। और एक व्यक्ति भी चल रहा है टू क्रॉस 200 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी द्वारा समान दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहे व्यक्ति। तो एक और दूसरा व्यक्ति है, तो उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है। क्वेश्चन जो है वो आंसर हमें सेकंड में दिए हुए हैं, तो हम इस स्पीड को, व्यक्ति की स्पीड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड। 36 को यदि हम 1000 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर के मीटर हो जाएंगे, और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये 36 से 36 कैंसिल हो गए और ये 2 जीरो, तो ये आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड। कुछ लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को से मीटर पर आवर सेकंड बनाने के लिए 5/8 का 18 का गुणा कर देते हैं। 36 में 5/18 का किया तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, बात कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर अपन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो व्यक्ति की स्पीड है वो आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू होता है आपका दूरी बटे चाल, या जिसको बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस हमको, यदि 2 ट्रेन होती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई लेना है। यहाँ पे चूंकि व्यक्ति की लंबाई ट्रेन की लंबाई के सामने ना के बराबर होती है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, तो सिर्फ जो ट्रेन है उसी की लंबाई लेंगे, तो दूरी जो हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 200 मीटर हो जाएगी। और जो चाल है, चाल के लिए हमको क्या करना है कि यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है, सापेक्ष गति होती है, दोनों गति के अंतर के बराबर होती है। तो यहाँ पर ट्रेन की गति है 60 मीटर पर सेकंड और व्यक्ति की है 10 मीटर पर सेकंड। तो सापेक्ष गति या रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10 मीटर 50 मीटर पर सेकंड। 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूले में रख देते हैं तो टाइम निकल आएगा। डिस्टेंस है हमारी 200 मीटर, स्पीड आ रही है 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 से 200 को काटा तो 4 बार गया। इसका मतलब है कि उस ट्रेन को, उस व्यक्ति को क्रॉस को करने में 4 सेकंड का समय लगेगा। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, विपरीत दिशा में जा रहे होते, तब रिलेटिव स्पीड 60 में हमारी 10 जुड़ जाती और 70 मीटर पर सेकंड हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। 12, तो इनको हम क्या करते हैं, 12 1/2 माइनस ब्रैकेट है 8 1/2 प्लस ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट दिया हुआ है 9 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ है 5 माइनस 3 माइनस 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज है, और फिर क्या है, लार्जर ब्रैकेट क्लोज है। सबसे पहले हमको छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इनको फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिख देते हैं। 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 माइनस 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 प्लस ब्रैकेट आ जाएगा 9। अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ा तो ये आ गया -3 और -2 कितना हो गया, -5,
और इसको क्या किया, 5 में से -5 को घटाएंगे, ब्रैकेट क्लोज किया। ये आ गया 25/2 माइनस ब्रैकेट है, फिर 17/2 प्लस 5 में से 5 जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, तो 9 में से 0 गए तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, सिर्फ 9 बचेगा, तो ये आ गया 9। इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 आया, 2 LCM आया, तो ये 25/2 माइनस 17, 2 LCM आया, तो ये यहाँ पे 17 हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 18, 9 दूनी 18, 17 और 18 35 हो गए, तो ये आ गए अपने 35/2। मतलब क्या होगा, 25/2 माइनस 35/2। यहाँ पर भी 2 LCM आया, तो ये 25 माइनस 35 बराबर -10/2, और इसको डिवाइड किया तो ये आ गया -5। तो ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्सोटिक इज कोडेड, यहाँ पर लिख लेंगे, यदि एक्सोटिक, तो यहाँ एक्सोटिक के नीचे ही लिख लेंगे AXOTIC। किस तरह से कोडिंग की गई है, CITOXE, एक्सोटिक। यहाँ पर 6 हैं, तीनों एक्सोटिक, और यहाँ पे साइटॉक्स XE। तो किंडले को कैसे कोडेड किया जाएगा, तो कोडिंग का यहीं से चेक करते हैं कि आपका ई जो शुरू में था वो कहाँ पे पहुंच गया है, आखिर में। ई जो फर्स्ट था वो आखिर बन गया है, और जो सी आखिर में था वो पहला बन गया है। इसी तरह से हमारा जो एक्स दूसरा था वो आखिर से दूसरा हो गया है, पहले से दूसरा था तो ये बन गया, और आखिर से दूसरे वाला आई जो था वो पहले आ गया। ओ भी अपने स्थान से टी की जगह पहुंच गया, एक स्थान आगे गया, और टी एक स्थान पीछे आ गया है, राइट। X7 ई यहाँ पे पहुंचा है आखिर। तो हमको क्रम समझ में आ गया, तो हम इसी तरह से किंडले को कोडिंग कर देंगे कि KINDLE। के जो है आखिर में पहुंच जाएगा और ई आ जाएगा स्टार्टिंग में। यहाँ पर आई आखिर से दूसरा हो जाएगा, तो ये आई आ गया। आखिर वाला एल यहाँ पर आके सेकंड में बन जाएगा, एन डी की जगह पहुंच जाएगा, और डी एन की जगह आ जाएगा। तो हमारी कोडिंग हो जाएगी ELDNIK। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, यदि इफ P रेशियो Q, फिर रेशियो दिया 2:7, यदि P और Q का अनुपात 2 और 7 दिया है। P अनुपात का मतलब अपॉन, ये किसके बराबर दिया है, 2/7 के बराबर। फिर आगे दिया है कि Q और R का अनुपात 3:2 है, मतलब Q/R इज इक्वल टू 3/2। और तीसरा दिया है R और S का अनुपात 1:4 है, मतलब R/S इज इक्वल टू 1/4। आखिर में पूछा क्या है कि P/S, पहले वाले का और आखिरी वाले का अनुपात पूछा गया है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें पहले या आखिरी का अनुपात पूछा गया हो, बहुत सारे अनुपात दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ये इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या अंश और हर कैंसिल हो जाएंगे। करके देखते हैं कि P/Q को मल्टीप्लाइड किया Q/R से, और R इसको मल्टीप्लाइड किया R/से। राइट हैंड में क्या रहेगा, 2/7
मल्टीप्लाइड हो जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1/। यहाँ पर देखें कि Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो हम P/S आ गया, जो कि हमें चाहिए था, क्योंकि इन्होंने पूछा था P और S का अनुपात किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रहेगा न्यूमिनेटर में और 28 रहेगा अपना डिनोमिनेटर या हर में। तो रेशियो क्या हो गया, P/S = 3/28, 3:28। तो ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर। यहाँ पर कुल पद कितने दिए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये सिंगल सीरीज है। अब इसके लिए हमको क्या है, पढ़ने से ही आइडिया लगता है कि ये जो है, जो क्यूब की सीरीज होती है, क्यूब हमको क्या है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब जो है 8 के बराबर, ये याद कर लेना चाहिए। 3 का क्यूब, 3 का घन 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, 8 का क्यूब 512। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्यूब के आसपास की वैल्यू है। तो 6 जो है वो 2 क्यूब 6 क्या क्या दिया है, 6 25 62 123 और 214। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के क्यूब में से यदि हम 2 को माइनस करें। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के क्यूब में से 2 को माइनस करें। 62 को कैसे लिखेंगे, 4 के क्यूब में से 2 को माइनस करें। 123 को 5 के क्यूब में से 2 को माइनस करें और 214 बराबर 6 का क्यूब माइनस आपका 2। तो अगला टर्म क्या बनेगा, अगला टर्म बनेगा 7 का क्यूब -2। तो ये सीरीज हो जाएगी हमारी वही 6 25 62 123 214 और 7 का क्यूब कितना है 343 और 343 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 341 या 341। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीक्वेंस सो बिलो विच फिगर कम्स नेक्स्ट। नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आकृतियों को ध्यान से देखें तो ये किस टाइप का बना हुआ है, स्प्रिंग का टुकड़ा, और इसमें ये आधा और नेक्स्ट में आधा और जुड़ गया है राइट की तरफ। फिर आए तो आगे क्या है, इस तरफ चला गया है। तो अब अगली बार क्या आना चाहिए था कि ये यों रहेगा और फिर यों रहेगा, अब ये वापस आएगा। तो ये अपना इससे मैच करने लगा। इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है कि इसी तरह से ये 3 टुकड़े दिए, यहाँ पर ये आधा वाला कम हो गया है। फिर गए तो एक और आधा कम होकर इतना आ गया, तो इतना पोर्शन अब और कम हो जाएगा, तो ये बचा रहेगा इस टाइप का है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ 53 इज। 53 का वर्ग है, 53 का वर्ग निकालना है। तो 53 का वर्ग निकालने के 2 तरीके हैं कि 53 को 53 से गुणा कर दे। तो एग्जाम में तो आप क्या करिए, गुणा करके भी कर सकते हैं, 53 गुणे 53, 53 थी 159, 53 पंजे 265 और 15 280। तो ये आ जाएगा 2809। लेकिन इनका पूछने का तरीका है कि आप क्या करें कि 53 का वर्ग निकालना है तो आप अलजेब्रा के फॉर्मूले से निकालें। तो 53 का स्क्वायर = हो जाएगा 50 धन 3 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर, जो कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a बराबर 50 और b बराबर 3। तो a का स्क्वायर क्या हो गया अपना 50 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 3। 50 का स्क्वायर 5 गुणे 5 2500, 3 का स्क्वायर 9, और 2 में हमने 50 को गुणा किया और उसमें 3 का किया तो 100 या 300। ये आसानी से हो जाएगा। 2500 300 2800, 2800 में 9 जोड़े तो ये आ गया 2809। इस क्वेश्चन में वो जानना चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों का यूज करते हैं या नहीं। इफ द फॉलोइंग टू स्क्वायर शोन बिलो ओवरलैप, एक स्क्वायर ये दिया हुआ है और एक दूसरा ये दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉर्म, यदि निम्न दिखाए गए दो वर्ग अति व्यापित होंगी, मतलब एक के ऊपर दूसरे रख दिए जाएं, तो निम्न विकल्पों में से कौन सा बनेगा। जब विकल्प इसके ऊपर इसको रखेंगे तो एक ऐसा विकल्प बनेगा जिसमें एक सर्किल होगा और जो कि ब्लैंक होगा। तो इस चारों में सर्किल दिया है, और इसी तरह उसके अपोजिट कॉर्नर पे क्या बनेगा, अपना एक स्क्वायर बनेगा जो कि डार्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नीचे बनेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 8 numbers is 25. If each number is increased by 15%, then new average of the number is, 8 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत होगा। ठीक है, तो यदि कभी भी हम एवरेज निकाल रहे हैं और उसकी हर संख्या या प्रत्येक संख्या को हम जितना बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई लेके हर संख्या को करेंगे तो उसका एवरेज भी वैसा ही उस परिस्थिति के अनुसार घट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या को क्या किया गया है, 15% बढ़ा दिया है। इसका मतलब एवरेज भी जो है, औसत भी क्या होगा, 15% बढ़ जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या को 15% बढ़ा दें तो उसका एवरेज भी 15% बढ़ जाएगा। अब हमारा एवरेज कितना था, 25, तो 25 का 15% निकालना होगा। तो परसेंट मतलब 100, तो 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100, कितने का निकालना है, 25 का। तो उससे 25 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 25 चौके 100, 15 को 4 से काटा तो ये आ गया 3.75। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ कि ये इतना बढ़ जाएगा। तो नया औसत कितना आएगा, पहले 25 था और बड़ा कितना है 3.75, तो दोनों का टोटल किया तो ये आ गया 28.75। तो नया औसत हो जाएगा अपना 28.75, ऑप्शन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।